हो गए ज्वाइन? सारे आज तो नया चैप्टर शुरू करेंगे कोई कैपेसिटर, ठीक है? तुम्हारा कोई टेस्ट था क्या कल संडे को? नो मैम। बहुत लकी हो, टेस्ट ही नहीं था। क्लास शुरू करते हैं कैपेसिटर की। इजी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस मतलब हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है? हर शिफ्ट में कैपेसिटर का एक सवाल तो 101% आता है। उस हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपेसिटर कई बच्चे स्कूल में ऑलरेडी भी कर चुके होंगे, राइट? यस मैम। यस मैम। कर चुके हो? मैम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पोटेंशियोमीटर है मैम, उसका बस एक ही फॉर्मूला है ना, V अपॉन नहीं, I। पोटेंशियोमीटर नहीं करना, वो एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आता। मेंस में नहीं आता पोटेंशियोमीटर, ठीक है? मेंस के लिए तो मत ही करना। स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बताएगा कैपेसिटर क्या होता है? मैम छोटी सी जगह में बहुत सारा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है। अच्छा, बहुत सारा कर सकते हैं क्या? नो मैम, एक छोटे से समय के लिए उसमें चार्ज स्टोर होता है। हाँ, सही बताया कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, है ना? कैपेसिटर किससे बनता है भाई? कंडक्टर से। किससे बनेगा? कंडक्टर से मिलकर कैपेसिटर को बनाएंगे। हाँ, कंडक्टर से कैपेसिटर को बनाया जाएगा। तो पता चल गया, कैपेसिटर एक डिवाइस है जहां पर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होगा? दूसरा टर्म तुमने सुना होगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। हाँ, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ये उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है कि कोई भी कंडक्टर कितना, किसी भी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है उस चार्ज को या उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने को। तो वो होता है कैपेसिटेंस। डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेसिक आइडिया, कैपेसिटेंस बनता कैसे है ना? मतलब सॉरी, नॉट कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे बनता है। तो देखो, हमारे पास एक अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो क्या मैं इस कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते? कंडक्टर पे क्यों नो? क्यों? यस, कंडक्टर है ना, कंडक्टर पे तो आप चार्ज देते जाओ, पर वो चार्ज को अपने अंदर नहीं रखता। वो चार्ज को कहाँ रखता है? सिर्फ सरफेस पे। करेक्ट? मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की हम ये तो सेब जैसा बन गया, ये इसकी रेडियस आर है। मान लो आप इस पे बेटा छोटा छोटा डीक्यू चार्ज लेके आते जा रहे हो। डीक्यू चार्ज लेके आए, इस पे स्टोर करा एक छोटा सा डीक्यू प्लस चार्ज। मान लो बेटा अब और थोड़ा सा डीक्यू चार्ज लेके आए, इस पे फिर स्टोर करा दिया। तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि कंडक्टर अपने चार्ज को कहाँ रखता है? अपने सरफेस पे रखता है, राइट? हाँ, अंदर नहीं रखेगा सारा चार्ज, कहाँ रखेगा? सरफेस पे रखेगा।
अब एक बात बताओ, अगर धीरे 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 इस कंडक्टर पे चार्ज रखते जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर धीरे धीरे आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो चार्ज के बढ़ने से क्या क्या चीजें बढ़ सकती हैं? पोटेंशियल। भाई इस कैपेसिटर का या इस कंडक्टर का जो कि तुम्हारा स्फेरिकल है, इसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा ना। तो चार्ज बढ़ने पर सीधा सीधा क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q by R। चार्ज बढ़ाते जाओगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। दिक्कत क्या हुई, आप चार्ज बढ़ा तो रहे हो लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि चार्ज रखते जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या दिक्कत आएगी? पोटेंशियल बढ़ेगा तो दिक्कत क्या आएगी? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। तो बेटा एक बात बताओ, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या वर्क डन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और चार्ज स्टोर करने के लिए? यस मैम। Yes, ma'am. वर्क डन क्या होता है? क्यूबी। यही तो होता है वर्क डन। कि अगर मुझे 1 यूनिट चार्ज को लेके आना है, अगर मैं इस क्यू को बंद कर दूं तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे 1 यूनिट चार्ज को लेके आना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जितना उसका पोटेंशियल है उस चार्ज के, राइट। अब खुद सुनो, अब मैं जितना पोटेंशियल बढ़ाती जा रही हूँ उतना जितना हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं उतना पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल के बढ़ने से हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा और उतना वर्क डन हम कर नहीं सकते, इतनी मैकेनिकल कैपेसिटी नहीं है। सुनो, अब इतना वर्क डन हम कर नहीं सकते तो यहाँ पर आती है दिक्कत। सारा, अब मुझे बताओ सारे दिक्कत की जड़ क्या है? हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं पर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। दिक्कत कहाँ आ रही है? मैम वो उसकी सरफेस पे ही रह जा रहा है, उसके वॉल्यूम में नहीं स्टोर हो रहा। कोई बात नहीं। अब ये अच्छा चलो, एक तो दिक्कत ये हो गई कि मैम सारा सरफेस पे आ गया, और दूसरी दिक्कत चार्ज बढ़ रहा है लेकिन चार्ज देने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, हम ज्यादा चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। एक लिमिटेशन आ गई ना यहाँ पे, यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गई क्या कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बिना फालतू में बढ़ेगा और वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है ना, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, वो हमें चार्ज को लाने में रोक रहा है। तो यहाँ पर दो दिक्कतें आई जहाँ हमने कैसा बनाया, एक स्फेरिकल से कैपेसिटर को बनाने की कोशिश करी तो दो दिक्कतें आई। क्या? पहली दिक्कत तो ये कि एक तो चार्ज देखो कहाँ पर है, सारा चार्ज कहाँ पर आया? पहली दिक्कत तो सारा चार्ज सरफेस पे आया। इससे दिक्कत क्या है? हाँ, सरफेस पे आया। इससे दिक्कत क्या है? कैपेसिटर जो है चार्ज तो स्टोर करेगा ही करेगा एनर्जी में, बट वो चार्ज वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर करता है? बोलते हैं ना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। तो वो एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करेगा बेटा, वो कहाँ करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जहां भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वहां पर ये उस एनर्जी को जाकर रख देगा। ऐसे समझो, जहां कैपेसिटर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी ना, जो इसने एनर्जी स्टोर कर रखी, जैसे ऐसे समझो जैसे तुमने पैसे बचा के रखे हुए हैं, तुमने पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, जो तुमने पैसे जोड़े हैं, अब उस पैसे बचा बचा के कहाँ रखते हो? किसी के पास क्या होगा, कहाँ रखते हो बताओ? हम गुल्लक के अंदर। गुल्लक में रखते हो, राइट। कोई कहीं पे कोई अपनी मम्मी को दे देता होगा, कोई किसी के पास अपना खुद का मनी बैंक होगा, है ना, वहां पर रख देते होंगे तुम। तो अब एक जगह चाहिए ना पैसों को रखने के लिए, तो ऐसी कैपेसिटर को भी एक जगह चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा उस एनर्जी को स्टोर करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, तो यहाँ देखो ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? आउटर स्पेस में, बाहर की तरफ जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? फैला हुआ, राइट। तो जो कैपेसिटर जो अपनी एनर्जी स्टोर करेगा तो वो भी क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी ना इधर उधर। उसको तुम कहीं पर एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो। ऐसा हो गया तुमने 10 रुपए पापा को दे दिए तो पापा संभाल के रखो, तुमने 10 रुपए भैया को दे दिए, 10 रुपए तुमने दीदी को दे दिए, 10 रुपए दादा को दे दिए। ऐसे कर करके तुमने अपने सारे पैसे बांट दिए कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। तुमने उसको इकट्ठा करके नहीं रखा। तो यहाँ पर दिक्कत यही आई कि कैपेसिटर की जो एनर्जी है ना, वो जगह जगह क्या हो गई? बट गई पूरे स्पेस में जाके। हम उसको स्टोर, हमारा काम क्या था कि हम एनर्जी को क्या कर पाए, उस चार्ज की जो एनर्जी है उसे क्या कर पाए? स्टोर कर पाए। तो यहाँ क्या वो स्टोर हो रही है? नो, नहीं हो रही ना, वो तो स्पेस में फैल रही है।
तो एक तो ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत कि हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल को कम करो। तो तुम्हारे सामने दो दिक्कतें तो तुम्हें साफ साफ दिख रही है कि पोटेंशियल को कम करना है और जो ये एनर्जी फैली हुई है, फील्ड जो फैला हुआ है, इस फील्ड को एक जगह स्टोर करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि कैसे करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ कि कैपेसिटेंस, जो अभी तुम इतना शब्द यूज कर रहे हो, कैपेसिटेंस कैपेसिटी है मैम, किसकी कैपेसिटी है कैपेसिटेंस? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, कोई बता सकता है? अच्छा, अभी बात करते हैं। हमने बोला कि मैम चार्ज बढ़ने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने यही बोला, तो मैंने लिखा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो मैं यहाँ से एक कांस्टेंट हटा के क्या लिखूं, सीवी, Q इक्वल सीवी। यहाँ पर C क्या है, C इज बेटा व्हाट, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस समझ में आया कैसे है? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ए है और एक दूसरा कंडक्टर बी है। क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज, मान लो मैंने यहाँ पर अगर Q चार्ज स्टोर किया, तो B का पोटेंशियल बढ़ा बेटा V1 से, B का पोटेंशियल कुछ बढ़ रहा है V2 से, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग बढ़ाना। मैंने A और B दोनों पे Q चार्ज स्टोर किया, सेम चार्ज, लेकिन A ने पोटेंशियल बढ़ाया V1, B ने पोटेंशियल बढ़ाया V2। ये जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, समझे? दोनों कंडक्टर का क्या अलग अलग है, कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है ना? तो ये जो डिफरेंस पैदा किया, ये किसने किया, कैपेसिटेंस में। और ये जो होता है कैपेसिटेंस, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। ये सब कंडक्टर जो है अपनी अलग अलग कैपेसिटेंस को लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, ये सबका अलग अलग कैपेसिटेंस होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, Q इक्वल्स टू CV, C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अभी बात करते हैं कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस आता कितना है, एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है, राइट? कितनी एक्चुअल वैल्यू आएगी, कैसे निकालोगे? देखो, हमें अभी तुमने एक फॉर्मूला निकाला Q इक्वल्स टू CV, इसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हो, पता है ना? इसका हम कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो अभी तुमने जिसके बारे में भी बात करते आ रहे हैं, पहले इसका ये तो देख लें कि इसका कैपेसिटेंस है कितना, ये तो निकाल लें। तो क्या फॉर्मूला हमारा आया, Q इक्वल्स टू CV आया। कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, Q अपॉन V के। अब मान लो हमने Q चार्ज स्टोर कर लिया, तो पोटेंशियल भी बड़ा होगा, और पोटेंशियल कितने से बड़ा, अगर Q चार्ज स्टोर कर लिया तो पोटेंशियल कितना हो गया होगा, KQ बाय R। पोटेंशियल कितना हो गया होगा, बताओ, KQ बाय R हो गया होगा ना। अब ये V की वैल्यू उठा के R और KQ से Q कट गया, 1/K क्या होता है, 4πε0। सीधा सीधा ये फॉर्मूला इसका कैपेसिटेंस। क्लियर है ये चीज? यहाँ से देखो कैपेसिटेंस, यहाँ से देखो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जरा देखो, रेडियस कर रहा है, यस एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कर रहा है, मीडियम पे, हाँ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। आगे देखते हैं और किस किस चीज पे करेगा और किस किस पर नहीं करेगा। तो देखो आते, अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कैपेसिटेंस की। क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज defined as charge required to increase the potential of conductor by 1 unit। जैसे अभी मैंने बताया था, दोनों कंडक्टर ए भी लिए थे, अगर मैंने मान लो दोनों का पोटेंशियल बेटा 1 यूनिट से बढ़ाया तुमने, ठीक है, इसका भी V की बात कर रही हूँ, वोल्टेज, इसका भी 1 यूनिट से बढ़ा है, इसका भी B कितने से बढ़ा है, 1 यूनिट से। लेकिन हो सकता है भाई जो A है, इसने जो चार्ज स्टोर किया है बेटा, मान लो 1 माइक्रो कूलम किया है, और जो ये वाला है, इसने जो चार्ज स्टोर किया है वो 1 मिली कूलम कर दिया, 1 जिसकी पावर कितनी होती है, 10⁻⁻⁻।
चलो 2 माइक्रो, ठीक है 2 माइक्रो करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस क्या बताता है, कैपेसिटेंस ये बताता है कि अगर मुझे मान लो किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट से बढ़ गया तो उस पर तुमने चार्ज कितना स्टोर किया है, समझे। जैसे सी का फॉर्मूला क्या आएगा, Q इक्वल्स टू सी, सी आप कहोगे सी का फॉर्मूला आया Q बाय। मैं क्या कह रही हूँ, मान लो तुम्हारा पोटेंशियल कितने से बढ़ा है, 1 यूनिट से। होल्ड हो जाते हैं 2 मिनट में। पोटेंशियल कितने से बढ़ा है, 1 यूनिट से। सपोज कर लो तुम्हारा चार्ज भी कितने से बढ़ गया, 1 कूलाम से। तो समझ लो 1 कूलाम से बढ़ गया और ये तुम्हारा बन गया, इसको वोल्टेज है तो वोल्ट 1 वोल्ट से बढ़ गया। तो ये है कैपेसिटेंस कि अगर मुझे 1 यूनिट बढ़ाना है वोल्टेज तो चार्ज कितना स्टोर कर दूं, सिंपल सी बात है। और इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फेराड। क्या होती है, फैराड। फेरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड। अब फेरेड, 1 फेरेड किसके बराबर होता है, 1 फेरेड किसके बराबर होता है, 1 कूलम। अगर आपने हाँ कि अगर उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ा है तो तुमने चार्ज कितना स्टोर कराया है, 1 कूलम। या बोल दो कि अगर मैं 1 कूलम का चार्ज स्टोर कराती हूँ तो पोटेंशियल कितने से बढ़ जाता है, हर बार 1 वोल्ट से बढ़ जाता है ना। तो ये होता है 1 फैरेड। 1 कूलम चार्ज रखा तो 1 वोल्ट बढ़ गया, 2 कूलम रखा फिर से 1 वोल्ट बढ़ गया, 3 कूलम रखा तो फिर से 1 वोल्ट बढ़ गया, तो 1 वोल्ट बढ़ता जा रहा है। ये है 1 फैरेड। अब ये देखो क्या 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है या बहुत छोटी यूनिट है, बताओ। बहुत बड़ी यूनिट है। हाँ बहुत बड़ी यूनिट है, इसे भी देखेंगे कि 1 फैरेड बड़ी यूनिट कैसे है। तो अभी 2 चीज याद रखना, कैपेसिटर की क्या यूनिट है, फैरेड। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज फैरेड। अब एक चीज, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। क्या कह रहा है ये, एक काम करो, अर्थ के जितना बड़ा एक कंडक्टर उठा लो, अर्थ के जितना एक कंडक्टर उठा लो, उस पर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो ये बताओ। मैक्सिमम लिमिट है वो चार्ज स्टोर करने की, कितनी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला आया था भाई, अर्थ क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का फॉर्मूला अभी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू R निकाला है। रेडियस की वैल्यू कितनी है देखो, 640 किलोमीटर्स में है बेटा, मीटर्स में कर लेना। ये कितना हो जाएगा, दिक्कत किसी को यहाँ तक, मैम वो मल्टीप्लाई में था, कौन, 9 to 10 power 9। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आपके। अरे तभी तो यहाँ लिखा है कि 1/, कितनी होती है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 9 के पीछे लिखा है 1/। ओके मैम। ऑप्शन ए है, 711 इंटू माइक्रो फेराड। देखो 10 की पावर यहाँ -6 है ना, तो यहाँ पे मैंने माइक्रो लगा दिया। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आया ना कितना है 700 माइक्रो फेराड। इसका मतलब क्या है 700 माइक्रो फेराड का, 711 का फेराड। यहाँ पर क्या आता है चार्ज, यहाँ कितना पर चार्ज हुआ पर यूनिट पोटेंशियल को। हाँ इसका मतलब ये है कि जब तुम 1 कूलाम तो छोड़ो, जब तुम 711 माइक्रो कूलाम चार्ज स्टोर कर रहे हो ना, तो पोटेंशियल कितने से बढ़ जा रहा है, 1 वोल्ट से। समझ में आया। अर्थ जितना बड़ा तुमने जब कंडक्टर लिया है, अर्थ जितना बड़ा, सोचो जो बना ही नहीं सकते तुम कभी जिंदगी में, उस पर अगर तुम 711 माइक्रो कूलाम का चार्ज स्टोर कर रहे हो तो 1 वोल्ट से बढ़ रहा है। तो खुद सोचो कि 1 फेराड कितनी बड़ी यूनिट है,
ये माइक्रो में आंसर आया है, माइक्रो, नॉट इवन नियर टू फेराड। तो फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 कूलम चार्ज पर तुम्हारा 1 वोल्ट बढ़ेगा, नहीं, तुम इतना सा चार्ज लेके आओगे ना, उसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ चुका होगा। हाँ जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बढ़िया, आगे बढ़े। Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा, बता दिया करो क्या दिक्कत आ गई। मैम यहाँ पर 1/4 नॉट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। ये वैल्यू तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताते हैं ना बेटा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, भूल भी गए। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, 1/4 की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है भाई, कैसी हरकतें कर रहे हो। यस मैम। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 पिकोफैराड। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो एक कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है ना वो इतने की है, तो आप उसका डायमीटर बता दो। इजी। तो 4πε/r कैपेसिटेंस पहले दिया हुआ है। पिको, पिको की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻। हाँ, 4πε0 कितना हो जाएगा, 1 1 बाय, और ये रेडियस, तो रेडियस कितनी हो गई। हाँ अच्छा, रेडियस आई है 9 × 10⁻³ आएगा। मैम डायमीटर इसकी डबल हो जाएगा। अरे नहीं, देखो वहां पे प्लस में है साइन, -3 आना चाहिए ना, पर -3 तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा चार्ज इतने पे नहीं कर सकते, कहाँ गड़बड़ करी। 9 × 10⁻9 होता है क्या बेटा, 9 ही होता है मैम। 9 ही होता है ना। क्या गड़बड़ हो गई, इतनी सी छोटी सी कैसे हो सकती है, इतना छोटा तो बन ही नहीं सकता ना। पर पीको भी है, पर फिर भी नहीं बनेगा। अर्थ की रेडियस 10⁻³ में थी, तो उस पर तो कूलम, उस पर हमारा माइक्रो आया था, तो ये उससे भी छोटी यूनिट हो जाएगी ना। 1 पिकोफैराड 10⁻², 4πε0 1/9 × 10⁻⁹ कितना बनेगा, 9 × 10⁻³ बनेगा ना। डायमीटर पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस, है। यस मैम। मैम यहाँ पे भी -3 में ही है आंसर। हाँ -3 में ही आया, ठीक है। तो रेडियस निकालिए, डायमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो ये वाला करो। करिए बेटा जी। मैम 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और बच्चे। Yes, ma'am. 5 microfarad. Ma'am, 5. The option man, C.
मैं एक बार तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लूँ, ये देख लूँ कौन कौन बच्चे आए हैं। कितने करो? 22 बच्चे, 30 से तुम 22 ही रह गए। 27 लास्ट डे में 4 बच्चे जाना। आंचल है, का दीप्ति है, वेरी गुड दीप्ति, दिव्या है, वेरी गुड, ऋषिका है, मंत्री, मुमताज, पूरी आता था, वो नहीं आता, दिव्या है, आया। हाँ हाँ वो भी है। दिव्या खापड़ा समझ आ रहा है बेटा? नहीं, तुम लोग तो बड़े बेकार बच्चे हो, देखो 34 बच्चे हो बस। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? सी ऑप्शन है। 5 माइक्रो। सीधा आंसर निकालने का फॉर्मूला दे। आप देखो कैपेसिटेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? कैपेसिटेंस पहला, साइज ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना बड़ा साइज लोगे उतना ज्यादा चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हो, करेक्ट? जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा चार्ज, ऑप्शन। दूसरा मीडियम, जैसे भी हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि कहाँ रखा हुआ है। तीसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय। तीसरा है तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका सॉल्यूशन यही है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कैपेसिटेंस चार्ज एंड वोल्टेज पर डिपेंड करेगा? यस मैम, सी इज इक्वल टू तो यहाँ पर लिखो Yes, ma'am. कैपेसिटेंस does not depend on where, on what? Charge and potential। चार्ज और पोटेंशियल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, ये याद रखना। ये पता, ज्योमेट्री पे भी करेगा, है ना? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, अभी इस पे भी आएंगे, बी वाले पे। डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करेगा, अभी देखिए। तो सारी चीजों पे तुम्हारा कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कैपेसिटर के टाइप जो तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है? पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारी क्लास 8 बजे शुरू हुई थी ना? यस मैम। यस मैम। कब तक है? 8 से 9:30। 9:15। 9:30, ठीक है। देखो किस किस पे डिपेंड करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है? मतलब ये टाइप है, सॉरी, ये टाइप है तुम्हारे कैपेसिटर के, पैरेलल और स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो इस तरीके से, ये पैरेलल है, ये स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल है। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके समझ आएगा। पहले हम जरा एक बात बताते हैं कि एक बात बताओ, मैंने बेटा यहाँ पर 2 प्लेट बना दी, एक प्लेट ये बना दी और दूसरी प्लेट ये बना दी। ये प्लेट है, जैसे शीट होती है ऐसे, 2 ये बना दी, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी एक ही बनाया है, एक काम करो, अभी एक बनाया है और बेटा मैंने इस पर प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है? प्लस, तो यहाँ पर इस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस का चार्ज आ गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा चार्ज नहीं स्टोर कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ इसका पोटेंशियल कितना है, V पॉजिटिव, ठीक है? कितना पोटेंशियल है इसका? V पॉजिटिव। अच्छा बेटा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ प्लस Q चार्ज है, मुझे इस P पॉइंट पे A दूरी पर पोटेंशियल बताना कितना हो जाएगा?
एक दूरी पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा इस क्यू चार्ज की वजह से, के कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस प्लस चार्ज है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रख देती हूँ, तो इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसकी बी चार्ज की वजह से कितना बनेगा, माइनस के क्यू बाय आर बाय बी। चार्ज तो इस पॉइंट पे कितना निकालेगा। मान लो अब ये भी ए दूरी पर है, तो इस आर को तुम बना दो ए। अब एक जरा मुझे बात बताओ, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हुआ, पोटेंशियल एट पी पॉइंट इन दोनों की वजह से लिखोगे ना। मैम डबल हो जाएगा। ए आया है, अरे भाई ये नेगेटिव चार्ज है बी का, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस के क्यू बाय ए लिखोगे तो पोटेंशियल कितना हो गया, 0। और तुम देखो मैंने एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर दिया, जबकि मेरे पास चार्ज 2 रखे हैं, पहले एक ही चार्ज था, तो उस एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय ए। लेकिन मैंने सेम दूरी पर अगर नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया तो पोटेंशियल कम कर दिया, 0 ही कर दिया। पोटेंशियल देखो साइन के साथ लेते हैं, चार्ज के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस के क्यू बाय ए लिखेंगे। अब देखो यही हमने टेक्निक यूज करी है यहाँ पे, ये प्लस क्यू चार्ज है भाई जो यहाँ पर बटा हुआ है, मैंने जस्ट इसके बराबर में एक क्या रख दी, एक प्लेट रख दी। इस प्लेट पर ये कैसा चार्ज इंड्यूस कर लेगी, जस्ट अपोजिट माइनस और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे, क्योंकि भाई कंडक्टर से कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V माइनस, कितना हुआ, V माइनस। अब मैं कहूँगी बेटा कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, तो तुम कहोगे मैम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और बेटा ये पोटेंशियल जो होता है ना, याद रखना ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था वहां पर भी यही बताया था ना मैंने, V इक्वल्स टू आई आर। जब I निकाला था तो हमने डेल V करके निकाला था ना, तो मैंने तुमसे बोला था कि बेटा जो ये पोटेंशियल है ये हमेशा डिफरेंस होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात खुद बता दो मुझे, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आप कहोगे मैम C इक्वल्स टू चार्ज तो दोनों के पास क्यू क्यू है, तो कैपेसिटर का कौन सा चार्ज लेते हैं, हमेशा प्लस वाला। कैसे, कैपेसिटर का बेटा हमेशा प्लस वाला चार्ज लिया जाएगा, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में, ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में कितना डिफरेंस आया, D V प्लस माइनस V नेगेटिव, यही तो लिखते। Yes, ma'am. तो तुमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया। पहले V प्लस था ओनली, और तुमने एक नेगेटिव पोटेंशियल ले आए जिसकी वजह से इसका ए प्लेट का पोटेंशियल क्या कर दिया तुमने, हटा दिया। और ये तो हम चाहते थे कि पोटेंशियल घट जाए, यस और नो। Yes, ma'am. yes ma'am हाँ तो बढ़िया तुम्हारा काम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमने इसके बीच में स्टोर कर दी, प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में हो गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही है अब पूरे स्पेस में, नहीं फैल रही। तो हमने दोनों काम कर लिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक ऑक्यूपाई कर लिया एक जगह में, और हमने पोटेंशियल को भी कम कर दिया। यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर बोर्ड्स में आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो ये बना देना डायग्राम, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या है, हमें पोटेंशियल कम करना है, वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसी बेसिस पर हम कितने भी पोटेंशियल बना सकते हैं, किसी भी शेप के बना दो, पैरेलल प्लेट बना दो, सिलेंड्रिकल बना दो, गोले वाला बना दो, कितने भी बना दो, तुम्हारी मर्जी। और सब में जो आइडियोलॉजी रहेगी वो क्या रहेगी, यही रहेगी। ठीक है, चलो तो अभी इसी केस में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपेसिटर कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैसे करेंगे स्फेरिकल वाला बताओ। बोलो बोलो कैसे करेंगे। मैम पहले 2 स्फीयर्स ले लेंगे, पहले वाले स्फीयर के लिए लिख लेंगे मैम Q बाय V,
फिर सेकंड वाले स्क्वायर के लिए लिखेंगे मैम, उनकी पोटेंशियल लिखेंगे एंड देन हो जाएगा Q by V करके। बहुत अच्छे। उससे पहले मेरे को तुम लोग पोटेंशियल निकालना सिखाओगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैपेसिटर तो दूर की बात है, पहले ये देखते हैं तुम्हें पोटेंशियल लिखना भी आता है कि नहीं, सिखाया था बेटा। इसका रेडियस a है, इस पर चार्ज q1 है, इसका रेडियस b है, इसका चार्ज q2 है, शेल a शेल b, ठीक है। a पर पोटेंशियल लिखो कितना आएगा, a पर पोटेंशियल लिखो जल्दी। मैम KQ by A। और कोई? दीप्ति बताइए, दीप्ति, दीप्ति बेटा बताओ। दीप्ति क्लास में है? Yes, ma'am. हाँ, तो ए वाली जो शेल है, अंदर वाली शेल, उसमें पोटेंशियल लिखना बताओ, कैसे लिखेंगे? आंचल बताएगी, आंचल आप बताओ। KQ by KQ by A। चलो ये उत्तराखंड वालों बच्चा को तो समझ में आता है, क्योंकि ये जब मैंने ये सिखाया था ये थे नहीं। ये पंजाब वालों को क्या हो गया भाई, है आकाश? Ma'am, KQ1 by A. हाँ, आगे तो बोलो KQ1 by A से आगे बढ़ो। ये बी शेल क्या करेगा, ये बी शेल यहाँ बैठ के क्या करेगा मुजरा? ये बी शेल यहाँ पर ये क्यों बैठाया है फिर मैंने? अगर मैं ये बी, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं ये बी शेल हटा दूं तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एक टेंशन पे। KQ by A बोल रहे हो जब से। अब मैंने यहाँ पर एक शेल बैठा रखा है, बी शेल, इस पर चार्ज Q2 है, जिसका रेडियस B है। तो इस पर A का पोटेंशियल, A शेल पर A की वजह से तो आएगा ही आएगा, प्लस B शेल की वजह से भी आएगा। तो A शेल की वजह से KQ1 by A, B शेल का कितना आएगा अंदर की तरफ। अब देखो B वाला जो शेल है उसके लिए A पॉइंट इनसाइड है, तो शेल के अंदर वही पोटेंशियल रहता है जो उसके सरफेस पे हो। तो Q2 की शेल पे कितना पोटेंशियल है, Q2 by B। तो जो उसकी सरफेस पे रहेगा भाई वही इनसाइड रहता है, 100 बार सिखा चुके। KQ2 अपॉन B, ये पोटेंशियल है तुम्हारे A पे। क्लियर? ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल। चलो अब B पे बताओ, B शेल पर कितना पोटेंशियल आएगा, जल्दी लिखो। रजनी बताओ जल्दी। Ma'am, KQ2 by B minus KQ1 by A. माइनस कहाँ से लगा रहे हो, माइनस क्यों लगा रही हो? माइनस किसी चार्ज में दिख रहा है तुम्हें माइनस? मैंने कंडक्टर वाला जब कंडक्टर सिखाया था जब सो रहे थे क्या है क्लास में? इंड्यूस्ड चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज आफ्टर और इनर शेल पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो वो हट जाते हैं ना अपने आप ही। तो इस वाले केसेस में जब शेल हो, सिंपल शेल हो, तो हम इंड्यूस्ड इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो नहीं लेना है यहाँ पे। तो बी का पोटेंशियल आप कहोगे मैम, बी का पोटेंशियल ए की वजह से, प्लस किसकी वजह से, बी की वजह से। ए का पोटेंशियल जो शेल है उसका बी पॉइंट पे दूर जा रहे हो, तो रेडियस तो उतनी लेते जितने दूर जाना है। तो चार्ज 1 है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी की शेल पर बी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, KQ2 अपॉन B। KQ2 by B. इस जब तुम्हारे पास थिकनेस ना हो ना तो इंड्यूस्ड इफेक्ट मत लेना, जब थिकनेस आए तब ले लेना इंड्यूस्ड इफेक्ट। मैं तुम्हें कैपेसिटर, मैम दोनों की रेडियस सेम रहेगी? हाँ हाँ,
क्योंकि अब तुम बी शेल पे निकाल रहे हो ना बेटा, बी शेल बाहर है, तो ए शेल के लिए दूरी कितनी लोगे? अब ए नहीं लोगे, अब दूरी बी लोगे। मान लो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा ये शेल ए है, इसका रेडियस ए है, मुझे आर दूरी पर रेडियस बताओ कितना है। एक सेंटर से लेके इस पी पॉइंट का जो दूरी है ना वो आर है, तो पी पॉइंट पे तुम कितना पोटेंशियल बताते? मैम के इसका जो भी चार्ज क्यू है अपॉन डिस्टेंस आर, यही करते ना। तो अब जो बी शेल है वो ए वाले के लिए बाहर है ना दूरी पे, कितनी दूरी पे है? बी दूरी पे, तो आप डिस्टेंस बी लोगे ना। कंडक्टर वाला लेक्चर दोबारा देखो भाई, कंडक्टर वाला लेक्चर दोबारा देखो, तुमने नीचे काटा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कैपेसिटर, ठीक है। अब इसी फंक्शन से कैपेसिटर बनाना सीख लो। कैसे? अब आपने क्या बोला, मैंने बस एक ही चार्ज रखा, ठीक है, इस पर कितना चार्ज दे दे? चार्ज दे देते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना बना दे? ए रेडियस बना देते हैं, ठीक है? मैंने अब की बात, बी शेल है ना वो एज इट इज रखा है, उस पर बेटा मैंने कोई खुद से कोई चार्ज नहीं, ध्यान से सुनना। एक शेल को हमने चार्ज दिया है क्यू, शेल ए को, बी शेल को मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, तो ए शेल क्या करेगा? चार्ज इंड्यूस तो करेगा यहाँ पे, यूज कर कितना? माइनस क्यू, बाहर भी करेगा कितना? प्लस क्यू, पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। तो मैंने क्या बोला था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करते हैं तो नल इफेक्ट हो जाता है, इसलिए उनको पोटेंशियल लिखने में नहीं लेते। अब देखो बाहर वाले को मैं अगर अर्थिंग कर दूं तो ये जो बाहर वाला चार्ज जो भी प्लस प्लस है वो सब अर्थ में चला जाएगा, तो ये प्लस प्लस वाला चार्ज यहाँ से हट, क्योंकि मैंने बाहर वाले शेल को क्या कर दिया, अर्थिंग। यहाँ पे हमने अर्थिंग। तो मुझे एक बात बताओ, जब अर्थिंग करते हैं तो बी शेल का पोटेंशियल, ये देखो ये ऊपर वाला अलग सिनेरियो है, अब यहाँ पे आते हैं। जब बी शेल की अर्थिंग करती तो बी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0 अर्थिंग करते हैं तो उस अर्थिंग करने से उस शेल का पोटेंशियल 0 बन जाता है, ठीक है। तो बी शेल का पोटेंशियल 0 कर दिया। तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? CV, C किसके बराबर हो गया? Q अपॉन डेल्टा। चार्ज कितना है बताओ? चार्ज कितना है? Q। भाई चार्ज तो Q ही है, मैंने क्या बोला? अब देखो ये प्लेट बन गई ना, इस वाली प्लेट पे तो प्लस चार्ज है, एक तरीके से देखा जाए ए शेल के आउटर पे प्लस चार्ज है, बी के इनर पे नेगेटिव चार्ज है, और कैसा चार्ज है? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल सिखाया था वैसा ही काम हो गया ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ बन गया, बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया, राइट और रॉन्ग। और हमें चार्ज कितना, कौन सा वाला लेना है? प्लस चार्ज। तो देखो कैपेसिटर का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बनाया गया, ठीक है, ऐसा डिवाइस जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनाया जाए। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से तो बनाया है, स्टोर कराया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लेकिन हम चार्ज लेते हैं प्लस वाला, प्लस क्यू चार्ज। पोटेंशियल को क्या लिखेंगे अब बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का है? ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। लेकिन अभी VB का पोटेंशियल कितना बन गया? 0। तो सिर्फ VA का पोटेंशियल लिख दो। देखो VA का पोटेंशियल कितना बनेगा? VA का पोटेंशियल कितना बनेगा? A Q अपॉन A, B पर कितना है? माइनस A Q अपॉन B। आया ना? अब की बार B पे नेगेटिव चार्ज है, ये देखो अब की बार B की अंदर वाली शेल पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए माइनस क्या है? देखो B पर हम लिखते हैं ना A की वजह से और B की वजह से, तो A का KQ बाय A, B का लिखा है KQ बाय B, लेकिन साइन लगाया है नेगेटिव। समझ में आया? नेगेटिव क्यों लगाया है? लेकिन अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब इसको थोड़ा सा
तो थोड़ा रिजॉल्व करो, कितना बनेगा एग्जैक्ट आंसर। वन बाई के ऊपर बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए बी का मैं अगर यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू मैंने ऊपर ले, क्या बना है यहाँ से, क्यू अपॉन ये बना है माइनस के क्यू अपॉन, भाई यही आया है, भाई क्यू क्यू कॉमन ले लूं तो कट जाएगा। और देखो यहाँ से मैंने के अपॉन के क्यू कॉमन ले लिया, तो मैं सब यहाँ बचा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, ये क्यू से क्यू कट गया। 1 बाई के क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया। यहाँ क्या बचा 1/, मैं ए बी का एलसीएम ले लूं, यहाँ क्या बचेगा b माइनस ए, करेक्ट। ए बी ऊपर ले जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस, यही है तुम्हारा कैपेसिटेंस आंसर। क्लियर? Yes, ma'am. इसलिए पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। अगर किसी को कैसा भी छोटा सा डाउट है तो पूछ ले। मैम हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि हमें स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया है। हाँ, ये जो तुमने निकाला है ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, जो ये है ना यहाँ से, ये स्फेरिकल कैपेसिटर चलता आ रहा है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का है। ठीक है, ये इसी का कैपेसिटर आता है, बोलो सही है। यस तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का ये तुम्हारा आंसर है। गॉट इट? पूरा बच्चे मैम ऑप्शन डी है आंसर। औरों को करने दो। मैम डी ऑप्शन। D, ma'am. D, ma'am. अलग अलग आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी तो निकाला था, अभी तो निकाला था, पर ए बी अपॉन आर टू माइनस आर वन तो आया था। मैम ए बी की वो फिल कर देना। बी कैसे प्लस थोड़ी बनेगा, सेम उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में पूछ लिया एज इट इज, यही तो निकाला था अभी। यस मैम। करो ये वाला।
बी ऑप्शन आ रहा है क्या? क्या आंसर आ रहा है? मैम बी। मैम ऑप्शन बी आ रहा है, -11 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी, रेडियस इनर आउटर रेडियस गिवन है, 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बेटा। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब की बार जो प्लेट है वो पैरेलल लेगी। पहले मुझे ये बताओ पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई गूगल करेगा तो उसको पसंद है, अगले टेस्ट में तो 0 नंबर रखेंगे। जल्दी बोलो। मैम 0। पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? F/Q, F divided by Q। जनरल फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का, और फोर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैम KQ/R क्या है? एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारे चले, चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें एक महीने तुम्हें बैठ के वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है, यहाँ एक हफ्ते पढ़ाया है, तुमसे फॉर्मूले याद नहीं होते? टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपना गला फाड़ देता है? और तुम लोग से 4 फॉर्मूले याद नहीं करके आ जा रहे। क्या करते हो मुझे ये बताओ सारा दिन? कुछ भी चीज पूछ रही पुराने चैप्टर का, तुम्हें कुछ याद नहीं है, कुछ भी। पोटेंशियल भूल गए, शेल का पोटेंशियल निकालना तुम भूल गए, हाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद नहीं है, क्या फायदा है कैपेसिटर पढ़ाने का? सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, तुम लोग तो अच्छे स्कूल में जाके भी देखो कोचिंग ले रहे हो, फिर भी तुमसे नहीं याद हो रही चीजें। उन बच्चों से पूछो जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिल रहा है जो तुम्हें मिल रही है चीजें। जिनको जो प्रिविलेज मिल रहा है ना, आप लोगों को, जो गवर्नमेंट तुम्हारे लिए इतनी हेल्प कर रही है, आप उस चीज का बेनिफिट नहीं ले रहे हो। मैम 1/, मैम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मैम सिग्मा/, वेरी गुड। क्या तुम्हें तुमसे सवाल पूछना ही बंद कर दूं, आऊं पढ़ाते चले जाऊं, ऐसा चलेगा? बताओ तुम लोग, चलेगा ऐसे? नो मैम। मतलब टीचर को भी बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे रहे तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, टीचर को बुरा लगता है, तभी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। ठीक है, कितनी बार बच्चों को पढ़ाने के बावजूद बच्चे बेसिक आंसर नहीं दे पा रहे, तो टीचर को लगता है कि पता नहीं हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हम ही कुछ गलती कर रहे हैं क्या, जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा, नहीं याद होगी चीजें। पर तुम 4 टीचर से एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, तुमने बूट कैंप में पढ़ लिया, तुमने यहाँ पढ़ लिया, तुमने अपने स्कूल में पढ़ लिया, तुम में से 1-2 बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, तुमने वहां पढ़ लिया, तुम 4 जगह पढ़ चुके, तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे? है भाई, मुझे मत पढ़ो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। देखो हम टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा, तुम अपना करियर देख लेना, फिर क्या करोगे अगले साल, मत पढ़ो। तुम्हें पता है तुम लोग को कितने बच्चों में से चुन के लाया गया है? तुम्हें पता है वहां पर तुम्हारे साथ एग्जाम देने कितने बच्चे आए होंगे? हाँ,
हजारों बच्चे होंगे ना वहाँ पे, यस मैम। हजारों नहीं तो कितने होंगे, 400 500 इतने तो होंगे, 400 500 तो होंगे। 600 500 में से 600 बच्चे, 600 में से तुम 60 को लाया गया है। इस चीज का तुमने किसी बच्चे की सीट मारी है, तुम्हें पता है ये चीज? हाँ, और तुम यहाँ नहीं पढ़ रहे हो। इस चीज, ये बहुत डीप मीनिंग है जो मैंने भी बोला है। 600 में से 60 बच्चे, वो 60 में से कुछ बच्चे 1 मार्क्स से रह गए होंगे, 2 मार्क्स से रहे होंगे, टीचर्स को उतना दिखे नहीं होंगे जितना तुम लोग दिखे हो। हम लोगों के लिए तो वो बच्चे, तुम सब बराबर हो ना, एक स्कूल में पढ़ रहे हो, सब एक जैसा खाना पीना, सब एक जैसे हो तुम, पर तुम फिर ये करते हो तो टीचर को कैसे लगेगा, बताओ? बुरा लगेगा मैम। लगेगा ना बुरा। सॉरी मैम, कल को रिवाइज ठीक है, तो जो टीचर रहे उन्हें रिवाइज कर लिया। अब आओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो हमने प्लेट ली, तो प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, हमारे पास ऐसी प्लेट होती है बेटा, प्लेट पर मान लो कभी भी चार्ज नहीं होता। पहली बात, प्लेट पर हम लेके चलते हैं डेंस चार्ज डेंस। मान लो ये हमारी अगर प्लेट है, इस पर अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से दिस इज प्लेट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आता है, अभी तुमने जैसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कब आता है? जब कैसी शीट है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब तुम में से कई बच्चे ने आंसर दिया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गलत नहीं हो, पर वो कौन सी शीट के लिए होता है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग शीट के लिए। ठीक है, ये कंडक्टिंग शीट का होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, मान लो ये जो तुम्हारी शीट है बेटा, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वो भी ए है। इसकी हम शक्ल तुमने शीट उठाई जिसका एरिया ए है, एक ऐसी शीट उठाई, सेम कंडक्टर, एवरीथिंग इज सेम, उसका भी एरिया ए लिया और जस्ट इसके सामने उसको पटक दिया ऐसे, इसका तो एरिया बढ़ गया। यहीं पे रखो, हाँ ठीक है, जिसका एरिया भी मैंने ए लिया। अगर एरिया ए है भाई, ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज होगा इसके पास, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस करेगी? नेगेटिव चार्ज। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट, हाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है, मान लिया। अब मैंने एरिया भी सेम कर दिया, तो सिग्मा क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन एरिया, यही होता है ना सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैंने एरिया भी सेम कर दिया, चार्ज भी सेम है, तो इस बी प्लेट का सिग्मा क्या हो जाएगा? सेम, बट वो सिग्मा जो होगा वो माइनस सिग्मा हो जाएगा, इतना फर्क होगा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, प्लस से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, राइट? कितनी होगी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की? आप कहोगे दो शीट है मैम, एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब तुमने ये सोचा होगा कि एक तुम्हें प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है, ये तो कैंसिल करना चाहिए था आपको। आया मन में सवाल? यस मैम। हाँ, ये सवाल इसलिए ही आया है क्योंकि मैम हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं करके आए हैं। अब देखो, अगर हमारे पास प्लस वाली एक प्लेट है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लस का बाहर की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। यस मैम।
मैं यहाँ बड़े पे लिखा लिया। भाई अगर हमारे पास ये एक प्लस की शीट है, इस प्लस की शीट प्लस चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? away from the charge. अवे फ्रॉम द शीट। मान लो आप अगर मेरे पास की नेगेटिव चार्ज की शीट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसके अंदर टुवर्ड्स। तो देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और जो E2 है बेटा, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? Same. सेम हो गई। तो याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट और ऐड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करते हैं। पोटेंशियल था स्केलर, तो स्केलर को तो मैग्नीट्यूड के बेस पे ही प्लस माइनस करोगे। स्केलर का मतलब है, मैं तुमसे कह रही हूँ 4 - 2 कितना होगा? 2 होगा। तो वहां पर इसलिए चार्ज का वो लिया जाता है प्लस माइनस, समझे? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर। तो अगर मैं तुम्हें कहती हूँ मैम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं तुमसे कहती हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो वेक्टरली होंगे, समझ गए? प्लस माइनस। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया है। तो तुम कहोगे मैम E1 + E2 करेंगे, या ई भी मान लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है, ये ई भी ले लो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैम ऐड कर दिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। Yes. अब हमें निकालना है क्या है एट द एंड? कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा V। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, डेल्टा V। चलो अब चार्ज को क्या लिख, अब हमारे पास चार्ज तो चलो हम निकाल लेंगे, सिग्मा की फॉर्म में हमारे पास है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब देखो फॉर्मूले में हमारे पास Q है, क्या मैं इस सिग्मा को क्या लिख सकती हूँ? मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया था, कितना बताया था? सिग्मा क्या होता है? Q बाय हाँ, Q अपॉन ए। तो यहाँ पर रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे इसको आप लिखोगे मैम सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन इनटू टी, करेक्ट? तो यहाँ पे लिखो कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज एज इट इज। पोटेंशियल तुमने निकाल लिया कितना? QD बेटा ए एप्सिलॉन नॉट पर चला जाएगा, Q से Q कट गया, कैपेसिटेंस कितना आया जल्दी बताओ? ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। बहुत अच्छे, ए एप्सिलॉन बटे डी। यहाँ से क्या पता चला? कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? एरिया एंड Distance के inversely proportional, area and एप्सिलॉन नॉट के directly proportional. एरिया किसका है? प्लेट का। और तुम याद रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमेशा दोनों प्लेट का एरिया सेम लेते हैं, और एरिया सेम लेने का मतलब क्यों है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सिग्मा हो गई, अगर तुम अलग अलग एरिया ले लेते तो एक का होता सिग्मा 1, दूसरी का सिग्मा 2 होता, तो कॉमन नहीं बना पाते, कुछ अलग चीजें हो जाती, ठीक है? और वो हमारा कैपेसिटर बनता भी नहीं, क्योंकि कैपेसिटर में कंपलसरी है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस या फिर डेंसिटी। एरिया किसका है? कैपेसिटर की प्लेट का। तो ये प्लेट है ना, जो तुमने प्लेट बनाई है, इनका जो एरिया है, एरिया क्या होता है बेटा? इस प्लेट की लेंथ, ये इस प्लेट की लेंथ हो गई, ये इस प्लेट की विड्थ हो गई, ये बनता है एरिया। प्लेट की लेंथ और विड्थ से एरिया बनता है। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। आई थिंक बहुत ज्यादा ही डिटेल में करा दिया, ठीक है? इतना कराते भी नहीं है टीचर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ चुके होते हो आप लोग। यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, प्यारा सा डेफिनेशन है। यहाँ देखो, बताओ मुझे आंसर। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? एरिया पे करता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीडियम पे करेगा, Yes, ma'am. Yes, बताया था एप्सिलॉन नॉट। हाँ, Yes, ma'am. डी पे करेगा दोनों प्लेट की दूरियों पे। Yes, यस Yes, मैम। ma'am.
मेटल ऑफ द प्लेट, या प्लेट की मेटल, नो मैम। हाँ मेटल करेगा। हाँ किसी भी किस मटेरियल का तुमने प्लेट उठाया है, कॉपर का, आयरन का, निकल का, उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता समझ लेना, यस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देंगे वो। ये वाला करो। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैम। ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन ए। तो एरिया निकालवाना पूछा था आपको, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 फैराड। तो देखो अगर इतनी 10⁹ का कुछ अगर एरिया ले लोगे तो तुम 3 फैराड तक का कैपेसिटर बना सकते हो। अब आता है सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल देखो कैपेसिटर में कराई देती हूँ, ठीक है? मैं सोच के आई थी अगली क्लास में कराऊंगी, पर इसमें शायद हमारे पास समय बच गया। डाउट क्वेश्चन है मैम, वो बता दीजिए। हाँ पूछो। मैम मैं आपको डाउट को सेंड तो कर दूं? आप कर दो शेयर। किस चैप्टर का डाउट है? मैम फर्स्ट चैप्टर का ही, सेकंड का मैम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। भेजो भेजो भेजो। इतने हम देखो इतने में हम बात कर लेते हैं सीरीज कैपेसिटर की। पर ठीक है, इतने भेज रही है, इतने हम पढ़ लेते हैं। भेज दिया, मैं तो लेती नहीं। हाँ ये तो इनफाइनाइट लैडर वाला है, कर लोगे ये तो तुम लोग। इनफाइनाइट लैडर वाला आसान है, थर्ड वाले मैम पे क्या इसका दिक्कत ना है? आंसर नहीं आया था फिर। इसमें जो तुमने पूरा पेज भेजा है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर है? थर्ड। यस मैम। इजी है बेटा, कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने तुम्हें जो शीट भेजी, तो मैंने तुम्हें पीडीएफ दी थी ना, सॉरी, जो हमारे पास क्लास में जो नोट्स शेयर होते हैं ना, उसमें ये इस तरीके का लेटर वाला सवाल था, इनफाइनाइट लेटर वाला। यस नोट्स में देखा था। सीरीज बन रही थी मैम, एक ऑल्टरनेट सीरीज बन रही थी उसमें। मैम इसमें ऑल्टरनेट कहाँ है?
नहीं मैम, मतलब साइड वाइज उसमें सीरीज बन रही थी ना मैम, उसको हम एक्सलेट करके फिर वो कर रहे थे मैम, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा मैंने तो कैसे करें। सिखाया भी था इनफाइनाइट लैडर वाला भाई। देखो बेटा ये सवाल है, इनफाइनाइट लैडर क्या होता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी भी कराया था, बट फिर भी देख, मैंने कराया था, मुझे याद नहीं है बेटा, एक बार याद दिलाओ मैंने कराया कि नहीं कराया। मैम इस चीज में कराया मत था। डरो, इस चीज में मत डरा करो, कह दिया करो मैं नहीं कराया, ठीक है, इस चीज में तो फुल छूट है। ये 1 है, ये भी 1 है, 1 सब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया अपना इनफाइनाइट लैडर का सवाल, ए से बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये सवाल है, ठीक है हमारा। अब देखो ये इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर में क्या करते हैं भाई, मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको क्या करना है, रिपीटिंग ऑर्डर फाइंड करो, ये रिपीटिंग ऑर्डर है ना, Yes. ये आप रिपीटिंग ऑर्डर फाइंड कर लो, और बाकी के जितने भी लास्ट में बचे हुए हैं ना, उन सबका कैपेसिटेंस मान लो कि सी होगा। रिपीटिंग ऑर्डर एज इट इज उतार दिया, ए बी, जो लास्ट में बचा उसका मैंने कैपेसिटेंस सी मान लिया, ठीक है, मैम कैपेसिटेंस नहीं ना, रेजिस्टेंस। सी इक्विवेलेंट सी मान लिया, अच्छा ओके, रेजिस्टेंस है ना, तो हमने इसका आर इक्विवेलेंट कितना मान लिया, आर मान लिया, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये देखो बड़ा, ये बहुत इनफाइनाइट लैडर है, अगर इस पूरे इनफाइनाइट लैडर का तुमने आर इक्विवेलेंट आर मान लिया, इस पूरे का अगर आर माना है बेटा, एक चीज बताओ, अगर मैं उसके आगे एक और ये जो ये बनाया हुआ है अगर ये लगा दूं तो क्या चेंज होगा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट नहीं होगा ना, ऑलमोस्ट सेम आर इक्विवेलेंट चेंज ही नहीं होगा। पूरी इनफाइनाइट लैडर का आर इक्विवेलेंट आर मान लिया, उसके आगे बस एक रिपीटिंग ऑर्डर ऐड कर दिया। तो एक बार बताओ, अगर एक कुएं में एक ड्रॉप पानी ऐड करोगे तो कुछ बिगड़ता है, वॉल्यूम में कुछ नहीं बिगड़ेगा, एज इट इज यहाँ हुआ है। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी है, 1 और आर किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल में। 1 और आर का पैरेलल कितना बनेगा, ये 1, R upon 1 plus R. इसका तुम लिखोगे r अपॉन 1 प्लस आर, अब ये सारे किसमें है, सीरीज में, तो अब देखो तुम लिखोगे इनका आर इक्विवेलेंट सीरीज में आया मैम 1 प्लस अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर। ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, आर के बराबर, एक आर है, इसको आर के बराबर लिख दो भाई, कितना हो गया, प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल्स टू आर। एक बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी सेकंड ऑर्डर की, है ना, उसका रूट निकाल लेना, आ गया मैम, 6√3 - 1 आंसर। देख लेना भाई, कैलकुलेशन एक बार कर लेना। देखना ये इक्वेशन बनेगी क्या, अमन, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस, यस मैम, यही है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से आर निकालना, तो ये है इनफाइनाइट लैडर का। हर इनफाइनाइट लैडर ऐसे ही सॉल्व होते हैं, रिपीटिंग लैडर जान लो, पूरे का आर मान लो और ऐड कर। दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, ये वायर ठीक है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, जैस्मिन जैस्मिन याद आ रही है, लास्ट क्लास में लास्ट में नहीं, लास्ट बैच में थी हमारे पास। देखो क्या बोला है उसने, एक वायर है बेटा, समझ लो सारे जने, जिसका रेजिस्टेंस ए वायर, जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम मीटर इनवर्स, याद रखना। देखो ये यूनिट दी हुई है, एक वायर का रेजिस्टेंस 0.4 ओम मीटर इनवर्स दिया हुआ है। इस वायर को तुमने एक सर्कल में बनाया है, जिस सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। सेम वायर को तुमने उसके डायमीटर पे लगा दिया,
सेम वायर को डायामीटर पे लगा दिया AB पे। रेडियस कितने की वन है पहले देख लो, 1 मीटर। कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ भाई बेटा, किसके बीच में बताना है, A और B के बीच में। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। क्या दिक्कत आ गई इसमें? ये कौन सा, देखो क्या किया है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है। यहाँ पर सारा सब चीज यहाँ चुकी है। ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो उस वायर की अगर रेडियस 1 मीटर है भाई, तो ये सर्कल किसके बराबर बनेगा, देखो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, जो भी उसकी लेंथ होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी ना। यस उस वायर की लेंथ को कैसे निकाल सकते हो भाई, उस वायर की लेंथ तुमने सर्कल बना दिया, सर्कल की रेडियस है, तो लेंथ कितनी हो गई उसकी 2 पाई। 2 पाई। तो रेडियस पर यूनिट लेंथ कितना है, तो इस लेंथ का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर दो, रेडियस निकाल भाई, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है ना। इस 2 पाई की कितना होगा, वो तो पर मीटर का था। अच्छा पर मीटर है, यस मैम, पर मीटर। हाँ तो लेंथ कितनी आई है, ये 2 पाई मीटर। इस लेंथ में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा भाई, 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.5। भाई पर मीटर का इतना है, मुझे 2 पाई मीटर का चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूनिटरी मेथड है सिंपल। यस मैम। तो ये कितना आया तुम्हारा, फिर से पाई आ गया है ना। जो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस ये यहाँ पे आयरन नहीं होगा, लेंथ 2 पाई है, रेजिस्टेंस लिखोगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस होगा मैम 2 पाई इंटू 0.5 विच इज 5। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस है भाई 5 पाई पाई। देखो ये अब इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है, पाई, इस पूरे सर्कल का है क्योंकि सर्कल बनाया है तुमने। अब इसने ए बी जो सेम वायर है सेम लेंथ की यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। देखो अब इसका रेडियस तो 1 मीटर है और ये कितनी, ये है 1 मीटर, तो ये कितने मीटर की वायर हो गई, 2 मीटर की वायर हो गई ये। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर की वायर है, मल्टीप्लाई का रेजिस्टेंस 0.5, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस हुआ 1 ओम। तो भाई ए बी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब देखो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट ए एंड बी। अब सोचो ए से करंट आ रहा है भाई आई, तो करंट कैसे कैसे डिवाइड होगा, मैम एक उसकी वायर में चला जाएगा, एक ए को बी। हाँ अब देखो एक तो ऊपर बनेगा रेजिस्टेंस ए बी, क्योंकि डिवाइड होगा ना, कुछ करंट यहाँ जाएगा I1, कुछ यहाँ जाएगा I2, कुछ यहाँ जाएगा I, तो तीनों किस में हो गए, पैरेलल। पैरेलल। तो ए बी वाला रेजिस्टेंस तो 1 ओम आ गया। अब ऊपर और नीचे वाले सर्कल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई/2, पाई कितना, और नीचे वाले का भी पाई/2। पाई कितना होता है 3.14, तो निकाल लो एक बार, 3.14 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3.14 डिवाइडेड बाय 1.5 सेकंड। तो यानी ऐसे बन गया ये। ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना आया भाई 1.5, ये वाला कितना आया 1, ये भी आया, कितना आ गया बार इक्विवेलेंट, एक और एक का कितना बन जाएगा, देखो ये एक एक है, इसका 1.5, 1.5 का 1.5 का कितना बन जाएगा 1.5/2, 1.5 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.75 आ गया आर इक्विवेलेंट। आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैंने तो पाई की फॉर्म में दिए हुए हैं। अरे ऑप्शन पाई की फॉर्म में, हमने तो पाई से अलग कर दिया। थ्री 3.14 की जगह बस पाई पाई रख के मैम फिर सॉल्व हो जाता ना। ठीक है, फिर इतना लेंथ नहीं करना ना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, पाई के फॉर्म में है ना। तो ऊपर वाला बेटा पाई/2, नीचे वाला पाई/2। इस ए बी को देख लो कितना बनेगा, देखो ये पाई/2 हो जाएगा, ये भी पाई/2 हो जाएगा, ये देख लो कितना बनेगा
5/5 ये कितना बनेगा अगर इसकी लेंथ अगर रेडियस इतनी है तो इसका 1 ही रख लो, इसका 1 रहने दो, इसका पाई में रख लो, है इसका पाई में नहीं आ सकता ए बी का, ये लेंथ है, इसका तुम 1 रख लो तो 1 पाई/2 ठीक है, ये पाई/2 कर पाई/2 कितना हो जाएगा पाई/4 और पाई/4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 अपॉन 1 प्लस पाई/4, तो ये 4 एलसीएम ये हो गया, ये कट गया तो आंसर आ गया पाई/पाई+4। देखो ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर बस जो चीज छुपी हुई थी वो थी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और वही लेंथ पे तुमने सर्कल बनाया है, तो लेंथ तो यही रहेगी ना, ये चेंज नहीं हो सकती, तो 2πr में हो जाएगा। ओके बेटा, अगली क्लास में सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। किसी और को डाउट हो? दीप्ति वगैरह पूछ लिया करो आप। दीप्ति हो गई, भेजो मैं। दीप्ति हो गई, और ये पूरी भी कुछ नहीं पूछता, इशिका भी नहीं पूछती। मैम एक ना क्वेश्चन है कि 8 सेल दिए हुए हैं ग्रुप में मैम, हमें ना वो मैम अरेंज करनी है कि जो उनका मैम रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आए। हाँ देखो, वो तो तुम्हारा मैथमेटिक्स है, वहाँ फिजिक्स कुछ नहीं है, तुम्हें सीरीज पैरेलल में इस तरीके से लगाने पड़ेंगे कि वो मैक्सिमम दे। ये तुम्हारा लॉजिकल ये होती है मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तरह ही है, हमें मैक्सिमम बनाने हैं तो सीरीज पैरेलल तुम्हें निकालना आता है, उसमें अरेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का उसमें कुछ नहीं देना। ठीक है, फिर एवरीवन बाय, मैं डीपीपी शेयर कर दूंगी, उन्हें कर लेना और रिवाइज जरूर करके आया करो। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।